हेलो दोस्तों, मैं शुभेंदु आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज का टॉपिक है एथेरोस्क्लेरोसिस, एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। एथेरोस्क्लेरोसिस एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। इस डिजीज में पर्सन की कोरोनरी आर्टरी, जो हमारे हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन करता है, उसमें एक्सेस अमाउंट में बैड कोलेस्ट्रॉल मतलब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का एक्यूमुलेशन होता है और ब्लड सर्कुलेशन हार्ट में ठीक तरह से नहीं होता। इस वजह से हार्ट अटैक होता है पर्सन को। अब हम बात करते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस कैसे फॉर्म होता है आर्टरी में, उस बारे में। हमारे बॉडी में 3 तरह के लाइपोप्रोटीन्स रहते हैं। ये लाइपोप्रोटीन से एलडीएल, एचडीएल, वीएलडीएल, इनमें से अगर एलडीएल, वीएलडीएल का लेवल ब्लड में इंक्रीज होता है तो ये दोनों हमारे कोरोनरी आर्टरी एंड कैरोटिड आर्टरी में एक्यूमुलेट होता है और इस वजह से वहाँ ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट होता है। तब ब्लड एक प्रेशर क्रिएट करता है उस प्लग को हटाने के लिए और उस प्रेशर के वजह से कोरोनरी आर्टरी एंड कैरोटिड आर्टरी रप्चर हो जाते हैं। इस कंडीशन को हम मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन एंड स्ट्रोक बोलते हैं। अब हम बात करते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस की कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर्स के ऊपर। अगर हमारे फैमिली में माता एंड पिता दोनों ही हार्ट डिजीज के पेशेंट हो तो 100% चांस है कि उनका बच्चा भी एथेरोस्क्लेरोसिस का शिकार होगा। और अगर माँ और पिता में कोई एक हार्ट डिजीज का पेशेंट है तो 50% चांस है उनका बच्चा एथेरोस्क्लेरोसिस का शिकार होगा। अगर हम सिगरेट स्मोक एक्सेस अमाउंट में करते हैं तो हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस होने का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि निकोटीन जो टोबैको प्रोडक्ट्स में होता है ये हमारे आर्टरीज को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है और इस वजह से ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट आता है और हार्ट अटैक का चांसेस बढ़ जाता है। अगर हमारे डाइट में सैचुरेटेड फैटी एसिड जो रेड मीट, स्पाइसी फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, स्मोकी चिकन कबाब में ज़्यादा रहता है, वो ब्लड में बैड कोलेस्ट्रॉल मतलब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज करता है। अगर हम एक्सेस अमाउंट में अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं तो हमारे ब्लड में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज होता है और इस वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। अगर हम हाइपरटेंसिव कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो हमारे कोरोनरी आर्टरी एंड कैरोटिड आर्टरी बहुत जल्दी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। इस वजह से ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता। इस वजह से भी हार्ट अटैक हो सकता है। अगर हम डायबिटिक है तो हमारा चांसेस है एथेरोस्क्लेरोसिस होने का, बिकॉज इंसुलिन हार्मोन एक्सेस ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लीवर में स्टोर करके रखता है। डायबिटीज़ में इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन ठीक से नहीं होता और इस वजह से ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज हो जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल कोरोनरी आर्टरी एंड कैरोटिड आर्टरी में प्लाक फॉर्मेशन करता है और इस वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। अगर हम स्ट्रेसफुल लाइफ लीड करते हैं तो एथेरोस्क्लेरोसिस का चांसेस इंक्रीज होता है। ओबेसिटी एथेरोस्क्लेरोसिस का एक मेजर कारण है। ओबेसिटी में ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो जाता है और ये कोलेस्ट्रॉल कोरोनरी एंड कैरोटिड आर्टरी को ब्लॉक करता है और इस वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। अब हम बात करते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस की साइन एंड सिम्टम्स के ऊपर। एथेरोस्क्लेरोसिस में पेशेंट को चेस्ट पेन होता है जिसको हम एंजीना भी कहते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, मतलब पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है। डिजीनेस मतलब इसमें पेशेंट को सिर चकराने के जैसा एक फीलिंग होता है।
जॉ पेन मतलब यहाँ पर पेशेंट को अपर और लोअर जॉ में पेन होता है। नौशिया एंड वॉमिटिंग मतलब यहाँ पर पेशेंट को वॉमिटिंग का जो टेंडेंसी है नौशिया वो होता है। पेन इन लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी मतलब हमारे बॉडी के जो लोअर पोर्शन से वहाँ पर दर्द होता है जिसको हम पेरिफेरल आर्टरी डिजीज भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस की डायग्नोसिस के ऊपर। हम पेशेंट को एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ है कि नहीं ये पता लगाने के लिए एक ईसीजी करने को बोलते हैं, क्योंकि ईसीजी का ग्राफ देखते ही हमें पता चल जाता है कि पेशेंट को एथेरोस्क्लेरोसिस है कि नहीं। अब हम बात करते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस की ट्रीटमेंट के ऊपर। एथेरोस्क्लेरोसिस को हम सर्जरी, मेडिसिन्स, डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं। अगर हम सर्जिकल प्रोसेस की बात करें तो एंजियोप्लास्टी एंड स्टेंट रिप्लेसमेंट, बाईपास सर्जरी ये दोनों सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है एथेरोस्क्लेरोसिस में। अगर हम मेडिकेशंस की बात करें तो बहुत तरह के मेडिसिन्स एथेरोस्क्लेरोसिस में इफ़ेक्टिव है, जैसे कोलेस्टेरॉल मेडिकेशंस लाइक एटोरवास्टेटिन, फ्लूवास्टेटिन, लोवास्टेटिन, पिटावास्टेटिन, प्राइवास्टेटिन, रोसुवास्टेटिन, सिमवास्टेटिन, एस्पिरिन, बीटा ब्लॉकर medications like acebutolol, atenolol, bisoprolol, metoprolol, nadolol, nebivolol, प्रोपेनोलॉल, और कुछ है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड डायूरेटिक्स एंड कुछ है क्लॉट बस्टिंग ड्रग्स। अब हम बात करते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस की डाइटरी मैनेजमेंट के ऊपर। एथेरोस्क्लेरोसिस में हम पेशेंट को एडिक्वेट अमाउंट में एनर्जी देते हैं। अगर पेशेंट ओबेस है तो हमें वेट रिड्यूसिंग डाइट प्रोवाइड करना होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस में पेशेंट को एडिक्वेट अमाउंट में प्रोटीन देना होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस में हम पेशेंट को सिंपल कार्बोहाइड्रेट की जगह कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट देते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एथेरोस्क्लेरोसिस को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। फैट के लिए हम डाइट में अनसैचुरेटेड लॉन्ग चेन फैटी एसिड रिच फूड को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि वेजिटेबल ऑयल, फिश ऑयल। ये सब चीज़ें बैड कोलेस्ट्रॉल के अमाउंट को रिड्यूस करते हैं ब्लड में। हमें एनिमल फैट्स जिनमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा होता है उनको हमें रेस्ट्रिक्ट करना होता है। हमें बटर, एग्स, मीट एंड फिश को रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट में इंटेक करना होता है। विटामिन्स एंड मिनरल्स को हमें मल्टीविटामिन मिनरल टैबलेट के फॉर्म में लेना होता है। अब हम बात करते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के ऊपर। अगर हम हमारे डेली लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाते हैं तो हम एथेरोस्क्लेरोसिस को प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे हमें स्मोकिंग को बंद करना होगा, हमें हमारे बिजी शेड्यूल में कुछ टाइम निकाल के एक्सरसाइज करना होगा, हमें रेगुलर हेल्दी फूड इंटेक करना होगा, और हमें हमारा जो एक्स्ट्रा वेट है उसको रिड्यूस करके एक नॉर्मल वेट को लाना होगा, और हमें हमारा स्ट्रेस को भी मैनेज करना होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को खूब सारा लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।